नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। एक बार फिर से लेकर के आया हूँ 26 फरवरी 2019 का ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। सेकंड शिफ्ट का यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मैंने डाला था, बाल विकास के 30 क्वेश्चन करवाए थे। उसमें 30 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका जवाब आप लोगों को देना था, जिसमें से सही जवाब दिया है ज्योति कुशवाहा ने, इसका सही जवाब दिया है। प्रतिकूल भावनात्मक जो है वो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे लग रहे होंगे और इसी तरह से आप तैयारी। बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और कालानुक्रम आयु 10 वर्ष है, तो उसकी आयु की बुद्धिमत्ता क्या होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। मानसिक आयु हमेशा एक ही आता है, मानसिक आयु आती है। ठीक है, और इसमें कालानुक्रम भी आयु आ जाती है और वास्तविक एज आ जाती है और उसके साथ साथ क्रोनोलॉजिकल एज जो लिखी है ना, ये भी लिखी हुई मिल जाती है हिंदी में। ठीक है, तो इसमें चकराना नहीं है आपको। मानसिक आयु और मेंटल एज जिस शब्द आपको पकड़ लेना है और यही आयु आपको ऊपर रख देना और बाकी जो एज दी हुई वो आपको क्या कर देना, नीचे रख देना और गुणा कर देना, 100 से गुणा कर देना। ठीक है, तो 0 से 0 1 कट जाएगा, इस वजह वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120। इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको ये बिल्कुल आना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की समस्या को हल करने की विधि का गलत लाभ है। शिक्षण की समस्या को हल करने की विधि का गलत लाभ है। कौन सा गलत लाभ है, सभी विशेषज्ञ इस पद्धति का उपयोग समस्या को हल करने के लिए नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी लर्नर सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह शिक्षार्थी लर्नर को अधिगम की प्रक्रिया में दिलचस्पी दिलाता है। इस पद्धति का उपयोग करने से अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। शिक्षण की समस्या को हल करने की विधि का गलत लाभ है। इसका जो सही सवाल होगा वो क्या होगा, इस पद्धति का उपयोग करने से अधिक का मूल्यांकन आसान हो जाता है, ऐसा नहीं है। जे इसका क्या है, गलत लाभ है। अधिगम का मूल्यांकन आसान कैसे हो सकता है, अधिगम का मूल्यांकन तो सेम ही रहेगा। सिर्फ जो शिक्षण की जो समस्या हल करने की जो विधि है उसमें होता क्या है, छात्रों को वो समस्या दी जाती है तो वो उसमें व्यस्त रहते, दिलचस्पी लेते हैं और छात्र जो है सक्रिय रूप से रहते हैं और इस पद्धति से विशेषज्ञ जो है समस्या को हल करने के लिए नहीं कर सकते। सभी विशेषज्ञ जो अलग अलग सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखो पहला ऑप्शन में आपका डाउट हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, ऑप्शन सही हो जाता है। कर सकते हैं ऐसा नहीं है, सभी नहीं कर सकते, कर सकते हैं कुछ कर सकते हैं लेकिन। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कई बार। बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का ग्रे मैटर खालिस्तान शिक्षार्थियों में अधिक मात्रा में होता है। ग्रे मैटर कब, बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का ग्रे मैटर खालिस्तान शिक्षार्थियों में अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है, पर्याप्त नींद लेने वाले छात्रों की मस्तिष्क में होता है अधिक, या फिर स्वास्थ्य आहार लेने वाले छात्रों के, या फिर तनाव से बचने वालों के में, या फिर नियमित रूप से व्यायाम करने वाले। तो ये जो होता है ग्रे मैटर जो होता है ये उन छात्रों में अधिक होता है जो नियमित रूप से व्यायाम करने वाले छात्र होते हैं या फिर बच्चे होते हैं, उनके मस्तिष्क में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन है, खालिस्तान वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफ़ी आत्मविश्वास वाला है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके मापन पर है, जो व्यक्तित्व का मापन है उस पर आधारित है। व्यक्तित्व मापन के आधार पर जो बालक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बाहरमुखी और अंतर्मुखी और बाहरमुखी होते हैं, तो उभयमुखी होते हैं जो अंतर्मुखी। और देखो मैं कैसे आपको ऑप्शन कह सकता हूँ, ऑप्शन के जरिए आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख, काफ़ी आत्मविश्वास वाला। तो इसका मतलब है कि जो बालक शांत होते हैं वो क्या, अंतर्मुखी जो होते हैं वो बहुत कम मिलनसार होते हैं, उनमें आत्मविश्वास कम होता है और अधिक खुले हुए नहीं होते, बहुत मंद होते हैं, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते, ज़्यादा किसी से बोलना पसंद नहीं करते, बातचीत नहीं करते। ठीक है, तो वो अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी तो ये है नहीं, तो इसलिए इसको काट दिए। वो अंतर्मुखी और बाहरमुखी एक साथ नहीं होता है, तो क्या होता है, उभयमुखी होता है। लेकिन ये भी उभयमुखी नहीं, क्योंकि इसमें अंतर्मुखी बालक का कोई सा भी गुण नहीं है, सिर्फ एक ही बालक के गुण हैं, वो है कौन से, बाहरमुखी बालक। बाहरमुखी बालक ऐसे जो कि हंसमुख होते हैं, सभी से बातचीत करते, कोई भी हो, जान पहचान हो या ना हो, लेकिन फिर भी बात करने में झिझकते नहीं हैं, कुछ बात पूछना है, कहना है तो कह देते हैं बेझिझक। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है क्या दिया है, जुनून बाध्यकारी विकार
OCD का सफलतापूर्वक इलाज निम्न का उपयोग करके किया जा सकता है। ये जो OCD का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका जिसको हिंदी में किया जाता है जुनूनी बाध्यकारी विकार। सफलतापूर्वक इस इलाज इसका किसका उपयोग करके किया जा सकता है, संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत के आधार पर, मसाज थेरेपी के द्वारा, एंटी डिप्रेसेंट दवाई के द्वारा, या फिर प्रणालीगत परिवार थेरेपी के द्वारा। बहुत सारे बच्चों ने इसको कर दिया होगा प्रणालीगत परिवार थेरेपी, लेकिन क्या है जो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब आप शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं, बाल विकास की बात करते हैं, तो जहाँ पर आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी जो है ये बहुत ही मायने रखती है। संज्ञानात्मक व्यवहार जो है बहुत ज़रूरी होता है। बालक की एज क्या है, बालक की एज ग्रुप के छात्र क्या कर रहे हैं, उसके साथ वाले क्या कर रहे हैं, उसी प्रकार का व्यवहार करेगा वो। तो उस प्रकार से कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी है, उस आधार पर उससे क्या है पूरा सही तरीके से इलाज किया जा सकता है, उसको नियंत्रण किया जा सकता है, या फिर जो भी उसकी कमियां हैं, जो भी वो गलत कार्य करता है, जो उसको बेकार दिखाई देते हैं लक्षणों में, तो वो सब उसमें सुधारे जा सकते हैं। कब, जब आप संज्ञानात्मक व्यवहार से, मतलब जैसा उसका माइंड होगा, जैसी उसकी एज होगी, जैसा उसका विकास हुआ, उस हिसाब से उसको शिक्षा देंगे, उसको खाना पीना देंगे, उस हिसाब से उसको पालन पोषण करेंगे उसका। तो उस प्रकार से इसका संज्ञानात्मक व्यवहार, उसी को तो संज्ञानात्मक कहा जाता है, कि जो सभी पर लागू होती है, कि मतलब सभी बालकों में इस प्रकार की समस्या हो सकती है एक एज पर, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसमें सही जवाब हो जाएगा इसका कौन सा, पहला इससे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है। दूसरा चरण कौन सा होता है, परिकल्पनाओं का निरूपण, परिकल्पनाओं का परीक्षण, समस्या का अभिज्ञान और परिभाषा, निष्कर्ष। ठीक है, देखिए सबसे जरूरी क्या होता है, पहला चरण कौन सा होगा, समस्या का अभिज्ञान और परिभाषा। पहले नंबर तो आपको पता होना चाहिए कि समस्या है क्या, फिर जो समस्या है उसकी परिभाषा कर दो उसको, ठीक है। उसके बाद में समस्या का क्या करेंगे, निरूपण करेंगे। तो दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, परिकल्पनाओं का निरूपण, यानी जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं का निरूपण करना होगा। दूसरा चरण पूछा है इसमें, तो दूसरा चरण क्या हो जाएगा, समस्याओं का निरूपण। तीसरा चरण पूछता है तो तीसरा क्या हो जाता, परिकल्पनाओं का परीक्षण, और सबसे लास्ट में क्या हो जाता, निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। जैसे कि आप निबंध में भी देखते हैं, सबसे पहले उसकी प्रस्तावना, जो निबंध का नाम लिख दे, उसके बाद उसकी प्रस्तावना लिखते हैं, उसके बाद में उसके एक एक जो उसके लाभ और हानि है वो सब लिख देते हैं, उसके बाद में उसका परीक्षण करते हैं, सबसे लास्ट में उसका क्या उपसंहार या फिर कंक्लूजन निकालते हैं कि मेन चीज़ इसमें है क्या, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, पहला इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, परिकल्पनाओं का निरूपण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है, हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है। जो भी हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा, सिर्फ घुमा फिरा के पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या है, कौन सा भंडार है, तो इसमें क्या है, प्रासंगिक स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति, घोषणात्मक स्मृति। तो इसका सही जवाब कौन सा है, एपिसोडिक मेमोरी यानी कि प्रासंगिक स्मृति, जो कि हमारी स्मृति का कौन सा जो हिस्सा है, जो जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको भंडार करता है, तो वो कौन सा प्रासंगिक स्मृति कहा जाता है उसको, प्रासंगिक मेमोरी या फिर एपिसोडिक मेमोरी है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, कोहलबर्ग के अनुसार। कोहलबर्ग का आपने देखा होगा, इनके ऊपर वीडियो बनाया था, तो उसमें देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी आपको। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है, पहला चरण क्या है, पूर्व परंपरागत नैतिक, पैरी परंपरागत नैतिक, परंपरागत नैतिक, या फिर पश्च परंपरागत नैतिक। तो देखिए इनके अनुसार कितनी नैतिक अवस्थाएं होती हैं, 3 होती हैं। पहली कौन सी हो जाएगी, पूर्व परंपरागत हो जाएगी, इसके बाद में परंपरागत हो जाएगी, इसके बाद में हो जाएगी पश्च परंपरागत। जो दूसरे नंबर की जो कोई इनकी अवस्था है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में सैंपल बिल्कुल लाइन से लगी हुई, सबसे पहले पूर्व परंपरागत, इसके बाद में परंपरागत, इसके बाद में पश्च परंपरागत, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। पहला चरण पूछा है, इसमें क्या पूछा है, पहला पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, पूर्व परंपरागत नैतिकता, ठीक है। इसको डिटेल से देखना है, इसके बारे में देखना है तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, बाल विकास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, किसका, कोहलबर्ग के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रेड मतलब क्या है, फ्रेड का मतलब है अल्फ्रेड। आप इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, अल्फ्रेड को क्या है, अल्फ्रेड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है, अपने सिद्धांत का वर्णन, मन की संरचना, ठीक है। क्या किया है, चेतना, आइसबर्ग, या फिर लिबिडो, या फिर एक और ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कौन सा, लैंडस्केप। इसका सही जवाब जो है वो क्या है, आइसबर्ग है, क्या है, आइसबर्ग से। लिबिडो शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है कामुकता के लिए, कि जो बालक होते हैं उनमें कामुकता पाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा, आइसबर्ग हो जाएगा, कौन सा, आइसबर्ग।
यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है। दूसरों को सामाजिक प्रेरक है, दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है। आवश्यकता द्वारा वर्णित है, ठीक है। शक्ति, उपलब्धि, संबंध या फिर उद्देश्य। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, पहला। पावर जो है, जो शक्ति है, जैसी आपकी शक्ति है उसी के द्वारा समाज में आपका वर्णन हुआ था, आपका किस प्रकार से नियंत्रण है समाज में, अपने घर में, परिवार में, वही इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, पावर, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन। बे माता पिता जो बच्चों को दंडित करने में विश्वास करते हैं, खाली स्थान दर्शाता है। असंबद्ध, अनुमोदक परवरिश, आधिकारिक परवरिश, अधिकारवादी परवरिश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको बन जाना चाहिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही है क्या, अधिकारवादी परवरिश। आधिकारिक नहीं, अधिकारवादी। चौथा ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, क्या है, हाँ चौथा ऑप्शन क्या है, अधिकारवादी। कहने का मतलब है कि ऐसा मानते हैं माता पिता कि यदि बच्चा गलती करता है तो हमको पूरा अधिकार है कि हम उस बच्चे को मारें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, अधिकारवादी परवरिश कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है, अधिकारवादी परवरिश, अधिकारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। जन्म से ही शुरू कर देता है, 3 महीने पर, 6 महीने पर या फिर 9 महीने पर। ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत आसानी से आपको बनने चाहिए। यदि आप टेट का एग्जाम देना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि बालक के जन्म से लेकर, मैं गर्भावस्था से लेकर के और जो युवावस्था होती है 18 महीने तक के, उधर तक आपको पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए कि क्या क्या उसके चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया, भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है, क्या है, शुरू करता है। इसको याद रखिए कि अब शुरू करता है तो वो शुरू करता है 6 महीने पर शुरू करता है। अब आपको एक सारणी है, वो सारणी का दिन बता दूंगा फ्री टाइम में, कि जो बच्चा होता है उसको 1 महीने में कितने शब्द सीखता है, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, ऐसे करके 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक कितने शब्द सीख लेता है, इसकी जो मेमोरी क्षमता कितनी होती है। इसके लिए एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा 5 मिनट का, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तीसरा। एट 6 मंथ, 6 मंथ में वो भाषा सीखना, भाषा की जो समझ होती है उसको दिखाना शुरू कर देता है, फिर भाषा सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन है, बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान खालिस्तान होता है। यानी कि कुछ बालक क्या होते हैं, शब्द खोजते हैं, तो उस शब्द खोजने की समस्या क्या होती है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसनोमिया या फिर डिस्टोपिया। तो इसका सही जवाब क्या है, डिसनोमिया। डिसनोमिया जो होता है शब्द खोजने की समस्या का निदान, मतलब में शब्द निदान, एक तो होता है निदान, एक तो निदान होता है, एक होता है उपचार, ठीक है। तो जब तक निदान नहीं होगा उपचार कैसे होगा। निदान का मतलब होता है कोई समस्या है उसका पता लगाना कि समस्या क्या है। तो शब्द खोजने की समस्या है, लेकिन इस शब्द खोजने की समस्या का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, डिसनोमिया है, ना कि इसका उपचार नहीं है। डिसनोमिया नहीं, शब्द खोजने की प्रवृत्ति यदि किसी बालक में है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको देखना कि 3 कहाँ लिखा, 3 3 3 3 3 3, तो यहाँ पर से फिर यहाँ देखा कि 3 यहाँ पर लिखा हो। तो शब्द खोजने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, वो जो समस्या होती है उसको डिसनोमिया कहा जाता है। निदान को ही कहा जाता है समस्या का पता लगाना। यदि साइंस की बात करें, यदि नर्सिंग की बात करें, डॉक्टर फील्ड में यदि आप जाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा निदान का मतलब होता है क्या, टेस्ट करवाते हैं। यदि कोई बीमार होता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसके क्या है, ब्लड रिपोर्ट्स के लिए बोलता है कि सबसे पहले आप इसको ब्लड रिपोर्ट करवाइए, ECG करवाइए, सोनोग्राफी फलाना ठिकाना, बहुत सारी जांचें लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निदान करना है, मतलब बीमारी का पता लगाना है कि कौन सी बीमारी है, ठीक है। तो वही है, बस शब्द खोजने की समस्या है यहाँ, उस बीमारी का नाम क्या, डिसनोमिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और उस समस्या का उपचार करना मतलब उसको दूर करना क्या कहलाता है, उपचार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा आंसर मिलना चाहिए। शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं, विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा, समान शैक्षिक अवसर, सभी बच्चों की खान पान संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखना। तो देखिए जब भी समावेशी शिक्षा की बात की जाए तो ये ऑप्शन आपको हमेशा मिलता है, ये सही नहीं होता है। दूसरा नंबर, विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा, किसी भी बच्चे के लिए किसी भी प्रकार से वो अक्षम हो, हर एक बच्चे के लिए पूरा एक ही क्लासरूम होना चाहिए, सबको एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। एक साथ शिक्षा देने को ही क्या कहा जाता है, समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया था, सिद्धांत नहीं है, ठीक है। बाकी सभी सिद्धांत के हैं, इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह एक कारक नहीं है जो तनाव के विरुद्ध एक बच्चे की रक्षा करेगा।
तनाव के विरुद्ध, यानी तनाव जब होगा तब रक्षा करेगा, वो कारक नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आप ऐसे कारक ढूंढ लो जो तनाव के समय बच्चे की रक्षा करते हैं, तो आपको उस क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। तनाव के विरुद्ध एक बच्चे की रक्षा करेगा, कौन कौन करेगा? परिवार करेगा, बुद्धि करेगी, अधिकारवादी परिवारशैली करेगी, या फिर सहकर्मी करेंगे। तो परिवार करेगा, बुद्धि करेगी, सहकर्मी रिश्ते, मतलब आपका परिवार तो आपका बुरा नहीं चाहता, आपकी बुद्धि भी आपका बुरा नहीं चाहती, वो आपके जो साथ में जो लोग रहते हैं यदि वो अच्छे हैं तो वो भी बुरा नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, रक्षा करते हैं। लेकिन अधिकारवादी परवरिश शैली जो है, इसके पहले जब अधिकारवादी में क्वेश्चन आया था ना, वो क्या है, यदि तनाव है एक बालक को तो उसमें उसके तनाव के विरुद्ध रक्षा नहीं कर दी और उसमें नुकसान पहुंचाएगी, उससे और डिस्ट्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, अधिकारवादी परवरिश शैली उसकी रक्षा नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन है, एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है चाहे वह दाईं ओर हो या उल्टी हो। उसने किस सिद्धांत का उस सिद्धांत को कौन से सिद्धांत किसको समझ है? संरक्षण का सिद्धांत, आगमनात्मक तर्क, या फिर वस्तु स्थायित्व का सिद्धांत, परिकल्पित तर्क का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? वो है संरक्षण। संरक्षण के बारे में वो जानता है कि चाहे वो कैसी ऊपर मतलब उल्टी रखी जाए या फिर सीधे रखे, उसका वजन क्या है, वही रहेगा। वस्तु स्थायित्व में सिर्फ उसको पता होता है कि वस्तु मतलब में जो चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, गोल होती है, उसका इतने समझ नहीं होती है कि वो बता सके कि वजन कितना मतलब साइड में रखने से वजन कम हो जाएगा। लेकिन जब उसको संरक्षण का सिद्धांत पता चल जाता है तब वो क्लियर हो जाता है कि वस्तु का चाहे कोई सी वस्तु हो, चाहे जहाँ रखा जाए उसका वजन क्या है, उतना ही रहेगा, चाहे वो लेफ्ट साइड रखे, चाहे राइट साइड रखे, चाहे उल्टा रखे, चाहे सीधा रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है? निर्भरता में सुधार होता है, इसके लिए आप याद रखिए। ठीक है, गुदा के द्वारा, मौखिक, या फिर सुषुप्ता, या फिर लौकिक। देखिए ऑप्शन चेंज रहते हैं। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन मिला था, जे सब के सब यही ऑप्शन थे, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो, लेकिन क्वेश्चन चेंज था। इसमें क्या है, निर्भरता, किसके निर्धारण से निर्भरता में सुधार होता है? तो वो है इसका सही जवाब कौन सा? मौखिक यदि निर्धारण हो जाता है, आपका जो ओरल है, आप किसी से बात करना चाहते हैं आप बात कर सकते हैं। जैसे मैं बिल्कुल फ्लुएंटली बोल देता हूँ आप लोगों से, जो भी बात करनी हो तो सीधे सीधे आपको वीडियो के माध्यम से बोल देता हूँ। तो मुझे क्या है, ओरली रूप से मैं झिझक नहीं है मुझमें, मैं सब कुछ बोल देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, निर्भरता आ जाती है, अपने आप में निर्भर रहता हूँ। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। जो नहीं बोलते हैं वो निर्भर नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विकास हमेशा बच्चों की उम्र से मेल खाता है, यह खालिस्तान के सिद्धांत के कारण होता है। निरंतरता के सिद्धांत के कारण, एक समान पैटर्न के कारण, एकीकरण के कारण, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, वो क्या है, एक समान पैटर्न के कारण। क्या है, एक समान पैटर्न के कारण। सभी बच्चों में एक समान पैटर्न होता है विकास का। सबसे पहले उसका क्या सिर विकास होगा, सिर के बाद में फिर उसके नीचे के जो बाकी के पोर्शन होंगे वो होंगे, मतलब सेंटर लाइन होगा, उसके बाद में उसके हाथ होंगे, फिर पैर होंगे, धीरे धीरे करके मतलब एक सिस्टम होता है, एक समान पैटर्न सभी बच्चों पर लागू होता है कि सबसे पहले बच्चे का कौन सा अंग विकसित होगा। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका, प्राथमिक विद्यालय में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है। गणितीय समस्याओं का समाधान करना, उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठी और शिक्षक से बात करना, सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना, और आसपास के समुदाय के साथ व्यस्त करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? चौथा हो जाएगा सर सही। वैसे इसका दूसरा भी हो सकता था, लेकिन दूसरा क्यों नहीं हो रहा? उन समस्याओं का समाधान खोजना, इसमें खोजना नहीं है आपको। ठीक है, जिनके वे दैनिक जीवन में सामना करते, आपको छात्रों को स्वयं उस खोज के लिए उनको प्रेरित करना है। तो चरणों को लागू कर देंगे, उसके बाद में आसपास का जो समुदाय होगा उसमें उनको व्यस्त कर देंगे, यानी कि वो स्वयं हिस्सा लेंगे उस समस्या को समाधान करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। यदि ये नहीं होता चौथा ऑप्शन तो बेशक आपका आंसर कौन सा होगा? दूसरा होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन है, खालिस्तान का मानना था कि व्यक्तित्व चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है।
और बचपन के प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, किसका मानना था? अल्बर्ट बंडूरा का, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, लियो वाइगोत्स्की। तो जो मानना था किसका? सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड का मानना था कि बालक बचपन में जो भी होता है उसका जो विकास होता है उसका चरणों के माध्यम से होता है, और बचपन में जो बालक सीखते हैं उसके प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। यदि कोई बालक यदि बचपन में बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है तो वो लाइफ में उसको कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। बाकी एज की अपेक्षा बचपन जो होता है उसमें बहुत कुछ सीखता है बालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया? क्षैतिज डेकल आयु का वर्णन किसने किया था? एरिक्सन ने, पियाजे ने, फ्राइड ने या फिर वाइगोत्स्की ने? किसने किया था? पियाजे ने इसका वर्णन किया था। किसने किया था? पियाजे ने किया था। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन देखिए, क्या है निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है? निर्देशात्मक शब्द जो है क्या सूचित करता है? दर, सीमा, दिशा, विशिष्ट गुण। तो क्या सूचित करता है? विशिष्ट गुण। निर्देशात्मक विकास, जो बालक में निर्देशात्मक विकास होता है कि यदि आपने एक बच्चे को मॉनिटर बना दिया पूरी क्लास में जिसमें 10-15 बच्चे बैठे हुए हैं, वो उन बच्चों को क्या करता है? निर्देश दे रहा है। तो इसका मतलब है उसमें कुछ विशिष्ट गुण हैं, यही है इसका। ठीक है, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है क्या? विशिष्ट गुण है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है? 23वां क्वेश्चन है, जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह के अधिगम को निम्न रूप में जाना जाता है: ऑपरेंट कंडीशन, प्रयत्न और त्रुटि अधिगम, सामाजिक अधिगम या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग। क्या है? पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरण एक प्रकार से समाज का हिस्सा है। पर्यावरण क्या है? समाज का हिस्सा है। वो संज्ञानात्मक कारक जो है मिल करके अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अधिगम तो है लेकिन पर्यावरण के साथ साथ तो पर्यावरण क्या है? एक प्रकार का समाज है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा बगैर किसी डाउट के। बिल्कुल करेक्ट आंसर है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन है, क्या है? एक भावी शिक्षक के रूप में आपको खालिस्तान की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। डील करने की आवश्यकता पड़ेगी, जुड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, समझ की आवश्यकता पड़ेगी, सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी आपको? एक भावी शिक्षक हैं आप तो आपको पड़ेगा कि अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ की ज़रूरत पड़ेगा कि समझ की ज़रूरत पड़ेगी कि बच्चों को कैसे समझना है, उनकी एज कैसे समझना, उनके लिए क्या ज़रूरतें हैं, क्या ज़रूरतें नहीं हैं, किस प्रकार की उनकी मानसिकता होती है बालकों की। तो ये सब आपको समझने की ज़रूरत होगी, तभी तो आप विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ में जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आप लूसेंट की बुक भी देखेंगे पुरानी वाली, उसमें भी आपको मिलेंगे, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन क्या कहता है? 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है? गहन चिंतन यानी कि एक ये जो है वो गहन चिंतन का उदाहरण नहीं है, बाकी सब गहन चिंतन का उदाहरण क्या है? गहन चिंतन का उदाहरण नहीं पूछा गया है। ठीक है, तत्काल तैयार करना, वर्गीकृत करना, लक्ष्यानुसरण करना या फिर व्याख्यात्मक। तो जब भी आप वर्गीकरण करते हैं, लक्ष्य के हिसाब से काम करते हैं, व्याख्या करते हैं अच्छे से एक पूरे की, तो वो क्या होते हैं? गहन चिंतन करने के बाद ही करते हैं। लेकिन जो तत्काल तैयार करते हैं उसमें गहन चिंतन कहाँ से होगा? बिल्कुल तुरंत मुंहफट बोल दिया ना अभी। तो ये क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, तत्काल तैयार करना गहन चिंतन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? जब बच्चे यह पहचानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं से अवगत है तो यह कहा जाता है: सामाजिक सूचना भूमिका लेना, सामाजिक और पारंपरिक प्रणाली की भूमिका लेना, आत्म प्रतिबिंबी सेल्फ रिफ्लेक्शन या फिर आपसी भूमिका लेना। जब बच्चे यह पहचानते हैं कि बच्चे पहचानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों के विचारों और भावना से अवगत है तो इसका मतलब क्या है? आत्म प्रतिबिंब क्या है? आत्म प्रतिबिंब, सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है बुद्धिमत्ता के लिए? ठीक है, बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए। सांस्कृतिक बोध बुद्धि का एक हिस्सा है। बुद्धि सांस्कृतिक आधारित है। बुद्धिमत्ता को विकसित किया जा सकता है।
इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका जो सही जवाब होगा, बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए। जो बुद्धिमत्ता परीक्षण है वो ना तो किसी भाषा लेवल पर होना चाहिए, ना ही किसी शिक्षा लेवल पर, उससे क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। क्या है? मुक्त होने चाहिए। किसी भी भाषा विशेष पर नहीं होना चाहिए बुद्धि का परीक्षण, ठीक है। हर एक, जैसे मान लो कोई बालक है जैसे साउथ साइड से, तो तमिल जानता है, तेलुगु जानता है, मलयालम जानता है, लेकिन वहीं यदि कोई भाषा उत्तर पूर्वी है तो वो असमी जानता है, यदि उत्तर भारत का है तो वो हिंदी जानता है, पंजाबी जानता है, राजस्थानी। तो इस प्रकार से अलग अलग भाषाएं हैं, तो किसी एक भाषा पर नहीं होना चाहिए कोई सही परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन देखिए। 28वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय प्रदर्शन में असफलता का प्रभाव निर्धारित करता है? विद्यालय प्रदर्शन में असफलता का प्रभाव निर्धारित करता है। आवंटित समय उस कार्य से अधिक है जो वास्तव में कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक है। कार्य का पैटर्न और व्यवस्था। चुनौती बच्चों से जो करने के लिए कहा गया आकर्षक या प्रासंगिक नहीं है। कार्य में सुगमता का स्तर। देखिए इसमें क्या विद्यालय प्रदर्शन में असफलता का प्रभाव निर्धारित करता है, यानी यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा जाना चाहिए कि बच्चों की जो असफलता होती है उसका जो प्रभाव निर्धारित करता है वो कौन करता है? चुनौती। एक चुनौती ये होती है कि बच्चों से जो करने के लिए कहा गया है वह आकर्षक हो और प्रासंगिक हो, लेकिन इसमें क्या है? आकर्षक और प्रासंगिक नहीं है, इसीलिए वो क्या है? प्रभाव डालता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा? 29वां क्वेश्चन देखिए। क्या है 29वां क्वेश्चन? यदि एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान युक्त है तो वह कैसा होगा? सहज ज्ञान युक्त है तो वह कैसा होगा? वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं। वे मूर्त तथ्यों और विवरणों पर ध्यान देते हैं। वे चीज़ें कैसी हैं इनकी वास्तविकता पर ध्यान देते हैं। वह चीज़ें जो विशिष्ट शब्द ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा पहला हो जाएगा, वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जो क्वेश्चन है इसका आपको जो उत्तर होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। किस प्रसिद्ध प्रोफेसर ने प्रतिपादित किया कि बच्चे सामाजिक संबंधों के कारण आत्म केंद्रित स्थिति से समाजशास्त्र की ओर बढ़ते हैं? जॉन डी, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या फिर हार्वर्ड गार्डनर? इसका सही जवाब क्या होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। बीच में मेरी बकबक करने की आदत नहीं है इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में उसके साइड में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।